तो क्वेश्चन ये है कि राइट नोट ऑन, बहुत थोड़ी सी बड़ी थ्योरी है, राइट नोट ऑन कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी। और आपको मालूम है कोलिजन थ्योरी में कौन कौन सी चीजें आती हैं? बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, व्हाट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, है ना, पेपर में आ सकता है। व्हाट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, है ना, पेपर में ये आ सकता है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी फैक्टर, प्रोबेबिलिटी फैक्टर क्या होता है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी फैक्टर, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी फैक्टर, है ना। और स्टेरिक फैक्टर, प्रोबेबिलिटी फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर क्या होता है, ये भी पेपर में आ सकता है। तो ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी थ्योरी से ये दो चीजें जुड़ी है कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है और प्रोबेबिलिटी फैक्टर क्या होती है। बच्चों ये जो कोलिजन थ्योरी है, ये जो बेस्ड है वो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। अगर कोई बोले कि भाई ये किस पर बेस्ड है, तो हम ये कह सकते हैं पॉइंट नंबर 1, बेस्ड ऑन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस पर बेस्ड है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस पर बेस्ड है। बच्चों इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा, एक एक पॉइंट में मजा आएगा। पहला पॉइंट कहता है बच्चों इसका कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर कंसीडर्ड एज सॉलिड स्फीयर्स, है ना। मैं इसके पॉइंट बता रहा हूं, एक बार में याद होगा बच्चों, एक बार में। जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक सॉलिड स्फीयर के रूप में रहते हैं, सॉलिड स्फीयर्स, एंड व्हेन दे कोलाइड विद ईच अदर देन केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो ये कह रहे हैं कि भाई पहला पॉइंट इसका कहता है कि जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं वो सॉलिड स्फीयर के रूप में रहते हैं, गोले के रूप में रहते हैं, और जब वो टकराते हैं ना तो केमिकल रिएक्शन होती है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। तो हम पहला पॉइंट ये कह सकते हैं, पहला पॉइंट इसे कह सकते हैं कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आर सॉलिड स्फीयर्स। ये कैसे होते हैं बोलो, सॉलिड स्फीयर्स होते हैं, है ना। मेन पॉइंट ये है सॉलिड स्फीयर्स होते हैं, है ना, एंड कोलाइड ड्यूरिंग केमिकल इक्वेशन, एंड कोलाइड ड्यूरिंग रिएक्शन। ये पहला पॉइंट हो गया। बोलो भाई पहले पॉइंट में कोई दिक्कत हो? तिवारी सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है, आपने तो बता दिया कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर कंसीडर्ड एज सॉलिड स्फीयर्स, और जब वो टकराते हैं ना तो केमिकल रिएक्शन होती है। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर सॉलिड स्फीयर्स एंड कोलाइड ड्यूरिंग रिएक्शन। कोई दिक्कत? चलिए भाई अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगले पॉइंट में बच्चों ये वाला टॉपिक आता है जिसे हम बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं बोलो? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अगले पॉइंट में आता है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में बच्चों ये टॉपिक आता है जो मैंने लिखा है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। भाई क्या होती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी? कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई? कोलिजन फ्रीक्वेंसी देखो बच्चों, नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड इन रिएक्शन मिक्सचर इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। मतलब हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ कोलिजन समझते हो, टक्कर, नंबर ऑफ कोलिजन किसके बीच में? बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, पर ये जो लाइन खींच रहा हूं इसका मतलब होता है पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कहाँ से डिनोट करते हैं बच्चों इसको? Z से डिनोट करते हैं। कहाँ से डिनोट करते हैं? Z से डिनोट करते हैं। अगर मान लो बच्चों हमारे दो रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल है, एक A है और एक B है। भाई मान लो कोई हमारी केमिकल रिएक्शन है और जिसमें जो दो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं, एक A है और दूसरा B है, तो क्या होगा? तो ये होगा Z। हमारा जो फार्मूला बनेगा बच्चों वो बनेगा ZAB, है ना, वो बनेगा ZAB मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी, है ना। कोलिजन फ्रीक्वेंसी को हम Z लिखते हैं, तो ये बनेगा ZAB। यहाँ पे हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। अगर हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो टकरा रहे हैं वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी को कैसे शो करते हैं? Z से। तो इस कंडीशन में बच्चों जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन बनेगी वो क्या बनेगी? बताओ भाई तिवारी सर, रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनेगी?
वो रेट ऑफ रिएक्शन हमारी बनेगी जेड ए बी ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये बनेगा हमारा फार्मूला देख लो भाई, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू जेड ए बी है ना, ए बी की पावर ई, ए बी की पावर में है बच्चों जेड ए बी, ये जेड ए बी है की पावर ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये जो जेड है ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, किस किस के बीच में बच्चों, ए और बी के बीच में, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे जेड ए बी क्या है, कोई अगर आपसे पूछे कि तिवारी सर जेड ए बी क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कोलिजन बिटवीन रिएक्टेड मॉलिक्यूल ए एंड बी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बिटवीन रिएक्टेंट्स ए एंड बी। और ये क्या है, जेड ए बी क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बिटवीन रिएक्टेंट्स ए एंड बी। अब ये क्या है भाई, ई माइनस ई अपॉन आर टी क्या है, ये है बच्चों फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी, है ना, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी। ये क्या है बच्चों, ये है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, है ना, ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। तो कोई पूछे कि जेड ए बी क्या है, हम कहेंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। फिर कोई पूछेगा कि तिवारी सर ई माइनस ई अपॉन आर टी क्या है, तो हम कहेंगे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ये दो हो गया। लास्ट पॉइंट हमारा तीसरा पॉइंट ये है बच्चों, थर्ड और आखिरी पॉइंट, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं लेकिन आई एम गोइंग टू डिस्कस द मेजर पॉइंट्स। देखो बच्चों, व्हेन प्रॉपर ओरिएंटेशन टेक्स प्लेस बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल देन दे फॉर्म प्रोडक्ट। भाई जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो प्रोडक्ट कब बनाएंगे, जब उनके पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे, तभी तो वो प्रोडक्ट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तो उसके लिए उनके बीच में प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं when proper orientation takes place, when proper orientation takes place between reactant molecules, between reactant molecules, then proper orientation takes place between reactant molecules, then they form product, वो हमेशा प्रोडक्ट नहीं बनाते, प्रोडक्ट बनाने के लिए भी बच्चों उनके बीच में प्रॉपर ओरिएंटेशन का होना जरूरी है, तभी तो ये प्रोडक्ट बनाएंगे, देन दे फॉर्म प्रोडक्ट, ठीक है। अब इस प्रॉपर ओरिएंटेशन को कहाँ से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय पी। प्रॉपर ओरिएंटेशन को हम पी से डिनोट करते हैं। पी के बच्चों नाम भी होते हैं, पी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर, पी को क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर बोलते हैं। P इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी फैक्टर और स्टेरिक फैक्टर। इसलिए ये जो हमारा फार्मूला था, ये हमारा फार्मूला चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू पी जुड़ गया, पी जेड इंटू ए बी ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। पहले हमारा फार्मूला क्या था, जेड ए बी ई माइनस ई एन अपॉन आर टी। लेकिन कोई भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट कब बनाते हैं, जब उनके बीच में प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर व्हेन प्रॉपर ओरिएंटेशन टेक्स प्लेस बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स देन दे फॉर्म प्रोडक्ट। इसको कंसीडर करते हैं पी से, और यही प्रॉपर ओरिएंटेशन कहलाता है प्रोबेबिलिटी फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर। तो जो हमारी इक्वेशन थी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू जेड ए बी ई माइनस ई एन अपॉन आर टी, इसमें पी जुड़ गया, कोई दिक्कत। तो बच्चों ये जो पूरी की पूरी थ्योरी है, इस थ्योरी को हम बोलते हैं कोलिजन थ्योरी, है ना। इसको अच्छे से पॉज करिए और इसे नोट कर लीजिए। कभी कभी बच्चों हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ कोलिजन थ्योरी। ये जो कोलिजन थ्योरी है जो रिएक्शन के लिए दी गई, इसकी लिमिटेशन क्या है, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ कोलिजन थ्योरी। तो बच्चों आपको मालूम इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है कि मॉलिक्यूल्स आर कंसीडर्ड ओनली एज सॉलिड हार्ड स्फीयर्स। तो अगर कोई आपसे पेपर में पूछे कि भाई तिवारी सर कोलिजन थ्योरी की लिमिटेशन क्या है,
लिमिटेशन ऑफ कोलिजन थ्योरी। जो आपकी कोलिजन थ्योरी है, इस कोलिजन थ्योरी की लिमिटेशन क्या है? तो हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स आर कंसीडर्ड ओनली एज सॉलिड हॉट स्फीयर्स। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों, मॉलिक्यूल्स आर कंसीडर्ड only as solid hard spheres, solid hard spheres। तो बच्चों ये जो है इसकी कमी है कि आप मॉलिक्यूल को केवल एक सॉलिड हार्ड स्फीयर के रूप में ही कंसीडर करते हो। नोट कर लीजिए बच्चों। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ कौन सी थ्योरी भाई बताओ? लिमिटेशन ऑफ कोलिजन थ्योरी। अगला है बच्चों, कभी कभी शॉर्ट नोट हमारे पेपर में आता है कि व्हाट इज अर्हीनियस इक्वेशन, है ना? और इसकी इक्वेशन क्या है? क्वेश्चन है व्हाट इज, ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बच्चों, व्हाट इज अर्हीनियस, ARHENIUS, अर्हीनियस। व्हाट इज अर्हीनियस इक्वेशन? अर्हीनियस इक्वेशन क्या होती है, लिख के बताओ। तो बच्चों, साइंटिस्ट अर्हीनियस गेव अ क्वालिटेटिव रिलेशनशिप between rate constant of reaction k is equal to AE minus EA upon RT and temperature of reaction। rate constant और temperature of reaction किसके लिए? for homogeneous gaseous reaction, for homogeneous gaseous reaction। तो ऐसी इक्वेशन को हम अर्हीनियस इक्वेशन कहते हैं। देखो बच्चों, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है साइंटिस्ट अर्हीनियस, उनका नाम था अर्हीनियस, gave a quantitative relationship, gave a quantitative, या क्वांटिटेटिव लिखना इसलिए है क्योंकि ये सब्सटेंस के क्वांटिटी से रिलेटेड करता है, इसलिए लिखना जरूरी हो जाता है बच्चों। gave a quantitative relationship, है ना? gave a quantitative relationship between rate constant, यानी के होता है रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, एंड टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। मैं आपको लिख के बताऊंगा इक्वेशन, एंड टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। ऐसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड, इस इक्वेशन को बोलते हैं बच्चों, इज कॉल्ड अर्हीनियस इक्वेशन। अर्हीनियस इक्वेशन क्या बोलते हैं बच्चों? अर्हीनियस इक्वेशन। क्या होती है अर्हीनियस इक्वेशन? देखिए, k इज इक्वल टू AE माइनस EA अपॉन RT। ये जो इक्वेशन है बच्चों, इस इक्वेशन को हम अर्हीनियस इक्वेशन कहते हैं। कोई अगर आपसे बोले कि भाई तिवारी सर अर्हीनियस इक्वेशन को लिख के बताओ, तो k इज इक्वल टू AE माइनस EA अपॉन RT। कौन सी चीज क्या है भाई यहाँ पर? k तो आपको मालूम है रेट कांस्टेंट है, k जो है बच्चों यहाँ पे रेट कांस्टेंट है। चलो ठीक है भाई, कैपिटल ए क्या है भाई? कैपिटल ए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। ये क्या है बच्चों यहाँ पे? ये यहाँ पे है एक्टिवेशन एनर्जी है ना? आर क्या है बच्चों यहाँ पे? आर यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। टी क्या है बच्चों यहाँ पे? टी यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो कोई बच्चों अगर आपसे पूछता है कि भाई तिवारी सर अर्हीनियस इक्वेशन क्या होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि साइंटिस्ट अर्हीनियस ने रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन के बीच में एक रिलेशन दिया, है ना? किसके लिए? होमोजीनियस गैसियस सब्सटेंस के लिए, ठीक है। और है ना, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन किसके लिए? यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन, फॉर होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन, है ना? इज कॉल्ड उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं बच्चों अर्हीनियस इक्वेशन। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों ये अर्हीनियस इक्वेशन। अब बच्चों हम अगले पार्ट में आपको कुछ ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं। बच्चों हल्के में मत लीजिएगा, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। तो इस यूनिट का ये हमारा लास्ट पार्ट होगा, और जिसमें हम जो क्वेश्चंस देखेंगे बच्चों, वो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, है ना? तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ क्वेश्चंस रिलेटेड विद ग्राफ, क्वेश्चंस रिलेटेड विद ग्राफ। तो बच्चों ग्राफ से रिलेटेड
क्वेश्चंस करने के लिए बिल्कुल जग जाइए और तैयार हो जाइए। बच्चों ग्राफ का बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका, ये पहला क्वेश्चन है। पता लगाइए, प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन द गिवन प्लॉट। आपको दो प्लॉट दिए हैं और आपको पता लगाना है कि कौन सा प्लॉट किस ऑर्डर रिएक्शन का है, 0 का है, फर्स्ट का है, सेकंड का है। चलिए चलते हैं बच्चों। पहले हम इस ग्राफ पे देखते हैं, ये हाफ लाइफ पीरियड है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। हम कंसंट्रेशन को धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हाफ लाइफ पीरियड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो आपको मैंने पढ़ाया है कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। तो देखो भाई, यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड में कोई अंतर ही नहीं आ रहा, आप भले ही कंसंट्रेशन बढ़ा जा रहे हैं। तो पहले वाले का आंसर होगा कि पहला वाला जो ग्राफ है ये किसका है बच्चों? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है। क्यों है भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ? बिकॉज टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये देखो आरजीओ के बारे में लिखा है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। हमारी पहली वाली रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्यों है तिवारी सर? इसलिए भाई, इसलिए बिकॉज टी हाफ, यहाँ पर जो हाफ लाइफ पीरियड है इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट मतलब डज नॉट डिपेंड, इज इंडिपेंडेंट ऑफ R0 मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। फिर से देखो बच्चों, यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना? क्यों? बिकॉज टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। चलो भाई दूसरा देखते हैं। सर मजा आ रहा है ग्राफ में? बिल्कुल आएगा भाई मजा। चलिए दूसरा देखते हैं। सेकेंड हमारा जो ग्राफ ये है, इसमें क्या हो रहा है? अगर हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ हाफ लाइफ पीरियड भी बढ़ रहा है। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्यों होगी? बिकॉज टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0। जैसे जैसे भाई देखो ना, बीच में से निशान जाने का जरूरत होता है। अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, दोनों पैरेलल बढ़ रहे हैं। तो बच्चों सेकंड जो हमारा होगा वो हमारी होगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि हमने आपको दो ही ऑर्डर के लिए तो निकलवाया है टी हाफ। तो दूसरी जो हमारी होगी वो कौन सी होगी बच्चों? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसे हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। क्यों कहेंगे बच्चों जीरो ऑर्डर रिएक्शन? बिकॉज टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। हम इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ जो हमारा हाफ लाइफ पीरियड है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऐसे कर सकते हैं बच्चों क्या? बिल्कुल कर सकते हैं तिवारी सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी R0। हाफ लाइफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। कितना प्यारा क्वेश्चन था बच्चों ग्राफ में, है ना? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन ये है बच्चों, फॉर अ केमिकल रिएक्शन R कन्वर्ट इनटू B। कोई रिएक्टेंट R है जो प्रोडक्ट P में कन्वर्ट होता है और इसमें रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है। आपसे दो बातें पूछी हैं, प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस ग्राफ का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पता लगाइए और ये भी पता लगाइए व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, कि अगर ये ग्राफ जिस ऑर्डर का है उसके लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको ये याद हो, मैंने जब आपको ये डेरिवेशन करवाया था तो मैंने क्या करवाया था? K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log 10 A अपॉन A माइनस एक्स। अगर इसी को A अपॉन A माइनस एक्स समझते हो? A अपॉन A माइनस एक्स मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। तो इसी इक्वेशन को बच्चों हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, K इज इक्वल टू भाई 2.303 अपॉन log 10, है ना? ये ln होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई log n बराबर क्या होता है, तो हम कहेंगे ln बराबर होता है 2.303 इंटू log 10। ये ln के बराबर होता है। तो अगर हम ये पूरे का पूरा हटा दें, यहाँ से ये पूरा हटा दें, तो क्या हम यहाँ ln रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? K इज इक्वल टू, ये पूरा हट जाएगा, ये हो जाएगा ln। ये इनिशियल है फाइनल है, तो इनिशियल की जगह हम लिख सकते हैं A0। इनिशियल की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? A0 अपॉन फाइनल की जगह क्या लिख सकते हैं? A। और ये क्या हो जाएगा? अपॉन T। तो हमारा जो इक्वेशन है वो क्या बनेगा बोलो? K इज इक्वल टू ln अपॉन T, इनिशियल अपॉन फाइनल, है ना? इनिशियल अपॉन फाइनल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं R इनिशियल और यहाँ पर हम लिख सकते हैं R फाइनल। तो बच्चों देखो बात एक ही है, उन्होंने एक ही जगह पे R कर दिया। भाई देखो ln बराबर 2.303 log 10 होता है, ये हमने हटा दिया तो ln आ गया, ln अपॉन T, इनिशियल अपॉन फाइनल। इनिशियल जहाँ जीरो होता है वो इनिशियल होता है और R फाइनल होता है। तो बच्चों ये कौन से ऑर्डर पे अप्लाई हो रहा है? ये R हो रहा है, फर्स्ट ऑर्डर पे अप्लाई हो रहा है।
तो आपका पहले वाले पार्ट का जो आंसर होगा प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो तिवारी सर हमने पता लगा लिया कि दिस रिएक्शन विल बी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सर हमारा आंसर तो मिल गया आपने जो समझाया उससे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला ये है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, सेकेंड इनवर्स या टाइम इनवर्स। तो पहले वाले का आंसर ये हो गया और दूसरे वाले का आंसर हो गया सेकेंड इनवर्स। समझिए, तो बच्चों ये जो आपका ग्राफ है इट बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑर्डर। बच्चों कभी कभी क्वेश्चन सेम रहता है, इसमें एक क्वेश्चन आपका बढ़ जाता है कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ रिएक्शन, है ना। ये तो बता चुका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो भाई फर्स्ट ऑर्डर है क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट को फॉलो करता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, तो सेकंड इनवर्स है। बच्चों कभी कभी पूछते हैं व्हाट इज द स्लोप ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का स्लोप क्या होता है। तो बच्चों मालूम है स्लोप क्या होता है, स्लोप बराबर होता है माइनस के। अगर कोई पूछे कि भाई ये जो रिएक्शन हमने लिखी है इसका स्लोप क्या होता है, तो स्लोप बराबर होता है माइनस के। तो हमारा तीसरे वाला जो पार्ट है बच्चों, तीसरे वाले पार्ट का हमारा आंसर हो जाएगा कि स्लोप इज इक्वल टू माइनस के, नेगेटिव ऑफ रेट कांस्टेंट। तो पहले वाले का आंसर हो गया बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट तुम्हारी हो गई सेकेंड इनवर्स, और स्लोप ऑफ द रिएक्शन हो गया बेटा नेगेटिव ऑफ रेट कांस्टेंट दैट इज माइनस के। चलिए भाई अगला ग्राफ देखते हैं। भाई चीज वही थी, केवल ये नोटेशन बदल गया, एलएन आ गया। जहां भी एलएन आएगा तो आपको मालूम है एलएन आए लॉग 10 आए तिवारी सर वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। अब यहाँ पे एलएन नहीं है, यहाँ पे एलएन नहीं है, तिवारी सर समझ में आ गया ये जीरो ऑर्डर होगी। क्यों, देखिए भाग तो गए हम फिर भी क्यों। बच्चों अगर आपको याद हो तो मैंने जीरो ऑर्डर के लिए आपको एक रेट कांस्टेंट की इक्वेशन बताई थी, k इज इक्वल टू एक्स बाई टी। एक्स इनिशियल कंसंट्रेशन है तो हम ये भी लिख सकते हैं k इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, r बाई टी। भाई है तो रिएक्टेंट से रिलेटेड ना, है तो रिएक्टेंट से रिलेटेड। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आता है कि ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जिसका जो ग्राफ बना है वो हमेशा जीरो ऑर्डर का है। तो आपका जो आंसर हो रहा है उसके अंदर जो पहले वाले का आंसर है वो हो जाएगा तिवारी सर ये जो ग्राफ होगा ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ होगा। बिल्कुल सही। स्लोप ऑफ द रिएक्शन, बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा किसी भी रिएक्शन का जो स्लोप होता है वो हमेशा माइनस के होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। जो नीचे स्लोप आता है क्योंकि रेट कांस्टेंट घटेगा तो यहाँ पर दूसरे वाले का हमारा आंसर होगा कि जो स्लोप ऑफ द रिएक्शन होगा वो होगा माइनस के, नेगेटिव ऑफ रेट कांस्टेंट। राइट डाउन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। बच्चों जीरो के लिए तो रटी होनी चाहिए, जीरो के लिए क्या होती है यूनिट, तिवारी सर जीरो के लिए यूनिट होती है मोल इनटू लीटर इनवर्स इनटू सेकेंड इनवर्स। बच्चों यूनिट को अच्छे से कर लीजिएगा, मैंने आपको फार्मूला बताया था याद है, मोल पर लीटर 1 माइनस एन इंटू टाइम इनवर्स। आप याद करिए मैंने आपको ये फार्मूला दिया था रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने के लिए। क्या दिया था, फिर से लिखता हूं, मोल पर लीटर, यहाँ पे ये था 1 माइनस एन और ये था आपके सेकेंड इनवर्स। ये आपको एक बहुत बढ़िया फार्मूला दिया था जिससे आप रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकते हो। अगर जीरो है तो यहाँ जीरो रख दो, फर्स्ट ऑर्डर है तो 1 रख दो, सेकेंड ऑर्डर है तो 2 रख दो, थर्ड ऑर्डर है तो 3 रख दो। तो बच्चों बाय द वे अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर को देखें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन। स्लोप ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी माइनस के। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगी बच्चों, मोल इनटू लीटर इनवर्स इनटू सेकेंड इनवर्स। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। बच्चों ये आपका क्वेश्चन है, राइट डाउन द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्राफ। ये आपको ग्राफ बना के दिया है और उन्होंने आपसे पूछा है कि ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है, ये कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ये टाइम बढ़ रहा है। तो आप देखिए क्या बता रहा है, समय के साथ रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम होती है, बिल्कुल सही सर, और समय के साथ प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ती है। अगर मान लीजिए मैं कोई एक रिएक्शन लिखूं, मान लीजिए मैंने कोई एक आपके सामने एक रिएक्शन लिखा, मैंने लिखा ए कन्वर्ट इंटू बी, ए कन्वर्ट इंटू बी। ए क्या है आपका, ए आपका रिएक्टेंट है और बी क्या है आपका, बी आपका प्रोडक्ट है। तो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी ए की क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी, और बी की क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी दोनों के कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, चेंज इन द कंसंट्रेशन विद अ चेंज इन टाइम। तो ये क्या है ना, तो दिस इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये ग्राफ क्या बताता है, ये बताता है विद एज द रिएक्शन प्रोसीड, है ना, ये बताता है एज द रिएक्शन प्रोसीड, जैसे जैसे रिएक्शन होती है, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, द कंसंट्रेशन ऑफ
द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का जो कंसंट्रेशन है वो कम होता है, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। ये किस पर बेस्ड है बच्चों? दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन। दिस इंडिकेट्स, ये किसको इंडिकेट करता है? दिस इंडिकेट्स दी, मजा आ गया बच्चों, दिस इंडिकेट्स दी रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहता है? वही तो कहता है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ यूनिट टाइम इंटरवल। ये क्या कहता है? रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन है बच्चों, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम इंटरवल। चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम इंटरवल, तो बच्चों पेपर में आप ये आंसर लिख देंगे तो भी सही है, मैंने इसके आपको 2 आंसर बता दिए, और आप ये आंसर लिख देंगे तो भी सही है। ठीक है, तो पहला आंसर क्या बताया कि रिएक्टेंट लिख दीजिए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवा दीजिए, और आप बता दीजिए कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होती है, ये देखिए रिएक्टेंट की मात्रा कम हो रही है, ये देखिए, और जो प्रोडक्ट आपका बन रहा है उसकी मात्रा बढ़ रही है। दिस इंडिकेट रेट ऑफ रिएक्शन, सही ना? और अगर आपको इतना बड़ा नहीं लिखना है तो आप लिख दीजिए कि अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन दिस ग्राफ शोज दैट चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम इंटरवल, कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है, प्रोडक्ट का बढ़ता है। नोट कर लीजिए। तो बच्चों इस तरह से इस यूनिट में, इन दिस यूनिट आई टोल्ड यू अबाउट सो मेनी थिंग्स, है ना? एक बहुत बड़ी जर्नी जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बाहर से ला दी इस यूनिट में, हमने यहाँ तक पहुँच गए कि हमें जो है आपके लिए 5 पार्ट बनाने पड़े, क्योंकि बिकॉज व्हाट इज अवर एम इज टू गेट 99% और 100% मार्क्स इन आवर एनुअल एग्जामिनेशन। तो बच्चों इसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और यहाँ पर जो मैंने वीडियोस बनाए हैं ये इतने सिंपल हैं, इतने इजी हैं कि यदि आप कॉपी किताब अगल बगल रख दें और सीधे आप इसमें कंसंट्रेट करें तो देयर इज नो नीड ऑफ एनी नोट्स और एनीथिंग, यू कैन इजीली स्कोर 90+ मार्क्स इन योर सब्जेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस करिए करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों, बाय बाय।